और मणिपुर के बारे में भी मोदी जी का जो भाषण था, वो इतना लचर और बेहुदा था कि अगर कोई आदमी सुने, तो कहे ये क्या किसी देश का उत्तरदायित्वपूर्ण रहने वाला प्रधानमंत्री बोल रहा है। नमस्कार, आदाब, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अनिल कुमार जी। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। जी, एकदम। सर, संसद सत्र का जो अभी आखिरी दिन था, मोदी जी ने भाषण दिया मणिपुर को लेकर और उस पे नॉर्थ ईस्ट से और खासकर मणिपुर से क्या प्रतिक्रिया आ रही है वो मैं जानूंगा। लेकिन एक बड़ा मुद्दा अभी हाल फिलहाल गरमा गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद सरकार एक बिल ले आई है और उसको एक तरह से किनारा कर दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। तो आप दोनों चीजों के बारे में मुझे बताएं। शुरुआत हम मणिपुर से करते हैं जी। बड़ी विचित्र बात है कि जिस मणिपुर को लेकर कोहराम मचा हुआ है और हम देखते हैं कि 20 जून से जो संसद का जो मानसून सत्र था वो चल रहा है और एक ही डिमांड थी लोगों की कि प्रधानमंत्री को सदन में आकर वक्तव्य देना चाहिए। और इस सारे मामले में जो सबसे बड़ी विचित्र बात यह हुई कि प्रधानमंत्री मोदी को सदन में बुलाने के लिए विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। और विपक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव लाया, उस पे मोदी जी ने जो आकर एक रस्म अदायगी की, जो भाषण दिया, उसका लुब्बो-लुभाव ये रहा कि जो टेलीग्राफ अखबार है नॉर्थ ईस्ट का सबसे प्रसिद्ध हम कह सकते हैं और हिंदुस्तान का सबसे बहादुर अखबार है, उसने हेडलाइन छापी कि मोदी जी का पूरा भाषण बकवास था। इट इज़ अ बुलशिट। और आप समझिए कि बुलशिट क्यों था? तथ्यों के आधार पर अगर हम देखें, तो यह बात जो है अपने आप में सिद्ध होती है कि पूरी की पूरी सरकार जिस ढंग से मणिपुर के मामले में बात कर रही थी और जिस तरह मोदी जी ने जो जवाब दिए, वो इतने निराशाजनक थे कि 90 मिनट तक जब वो बोलते रहे, तो उनकी जुबान से मणिपुर का शब्द नहीं निकला और जब मणिपुर का शब्द नहीं निकला, तो विपक्ष के सभी सदस्य जो है सदन से वॉकआउट कर गए और जब विपक्ष के सारे लोग चले गए, तब मोदी जी ने मणिपुर शब्द लिया। और मणिपुर के बारे में भी मोदी जी का जो भाषण था, वो इतना लचर और बेहुदा था कि अगर कोई आदमी सुने, तो कहे ये क्या किसी देश का उत्तरदायित्वपूर्ण रहने वाला प्रधानमंत्री बोल रहा है। उन्होंने कहा कि मणिपुर की माताओं-बहनों के साथ सारा सदन खड़ा है। ये ऐसे ही है जैसे कोई आदमी समुद्र में डूब रहा हो और किनारे पर खड़ा होकर जो लाइफ सेवर जो होते हैं, लाइफ जैकेट पहने लोग होते हैं, वो कहें कि आप घबराओ मत, हम आपके साथ हैं। कोई मकान जल रहा हो और बाल्टी लेकर जिन्हें फायर फाइटिंग करनी है, वो कहे घबराओ मत, हम आपके साथ हैं। मतलब लिप सर्विस भी इतनी झूठी और बेहुदा हो सकती है, इतनी हास्यास्पद हो सकती है, ये मोदी जी के भाषण ने दिखा दिया। अब मोदी जी के भाषण पर जो मणिपुर के अखबार हैं, उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है वो ऐसी दी है कि पढ़कर लगता है कि मणिपुर के लोगों को अब लगने लगा है कि उन्हें देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इम्फाल क्रॉनिकल जो वहाँ का प्रमुख अखबार है, उसने छापा है कि हमें उम्मीद थी कि हमें सरकार की तरफ से कोई ना कोई राहत और सहायता मिलेगी, लेकिन पूरी की पूरी रस्म अदायगी हुई और हमें किसी तरह से कोई वक्तव्य अच्छा नहीं मिला। मणिपुर में जो भारतीय जनता पार्टी की समर्थक एक नागा पीपल्स फ्रंट है, उसके एमपी हैं, जो आउटर मणिपुर से आते हैं, लॉरेंज एस फॉर्टिज। उन्होंने आज एबीपी टीवी को अपने इंटरव्यू में कहा कि मणिपुर में राहुल गांधी गए, वो लोगों से मिले, लोगों से उन्होंने उनके दुख दर्द जाने, विपक्ष के सांसद गए और उन्होंने उनके दुख दर्द जाने, हमें अच्छा लगा। मैं भी बोलना चाहता था, यानी वो भी सदन में बोलना चाहते थे, लेकिन मुझे ये कहा गया कि आपकी जगह गृह मंत्री बोलेंगे। क्योंकि सरकार को डर था कि मणिपुर का सांसद, मणिपुर से ही आने वाला, अगर वहाँ बोलेगा तो भावुक हो जाएगा और भावना के आवेश में वो ऐसी बात कह देगा जो केंद्र सरकार की पोल खोल देगा। तो पोल तो खैर उन्होंने अपने इंटरव्यू में आज भी खोली, बोले अगर मुझे बोलने दिया जाता तो मैं भावावेश में वहाँ की सही स्थिति बताता। मणिपुर आज जो है मर रहा है, उसके खून बह रहा है, उसकी आत्मा कुचली हुई है और लेकिन मुझे जो है ये कहा गया कि आप मत बोलो और उसने केंद्रीय नेताओं पर, केंद्रीय मंत्रियों पर ही आरोप लगाया कि जब मणिपुर खुशहाल था आज से 100 दिन पहले, तब एक ना एक मणिपुर में केंद्र का मंत्री होता था। वहाँ जाकर सब लोगों को याद है वो दृश्य जब स्मृति ईरानी मणिपुरी शॉल ओढ़कर मणिपुर की महिलाओं के साथ जो है ऐसे-ऐसे डांस कर रही थी। तो उसने उसका भी ज़िक्र किया। उसने कहा लेकिन आज मणिपुर में जाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान के गृह मंत्री 3 दिन के लिए गए और उप राज्य गृह मंत्री जो है
वो एक दिन के लिए गए, लेकिन मणिपुर को कोई सांत्वना देने वाला नहीं है। और ये बड़ी अजीब बात ये हुई कि सब लोगों ने भी देखा, मैंने भी देखा, 2 दिन तक जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रही थी, पहले तो दूसरे दिन जो है अमित शाह ने, जो अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के नेता हैं और नेता विपक्ष भी हैं, उनको जमकर लताड़ लगाई और इस तरह दुत्कारा जैसे कोई किसी कुत्ते को दुत्कारता है। और जब मोदी जी भाषण दे रहे थे, उन्होंने भी अधीर रंजन चौधरी को ये कहा, तो ये बात मुझे एकदम हजम नहीं हुई कि अधीर रंजन से मोदी जी की इतनी खुन्नस क्या है। लेकिन अगले ही पल, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का एक बिल जो है केंद्र सरकार ने पारित किया है, रखा है सदन में, और इस बात के लिए रखा है कि जो केंद्र सरकार को भारत के एक सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ, जिसके मुखिया जो थे के.एम. जोसेफ थे, उन्होंने एक आदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि अरुण गोयल जिस आदमी को तत्कालीन 24 घंटे के अंदर जो है एक चुनाव आयुक्त बनाया गया है, उस पर उन्होंने टिप्पणी की थी और कहा था कि भविष्य में किसी भी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो समिति बनेगी, उसमें नामों की अनुशंसा पर जो विचार करेगी, उस समिति में 3 लोग होंगे। एक भारत के प्रधानमंत्री होंगे, एक नेता विपक्ष होंगे और एक भारत के प्रधान न्यायाधीश होंगे। अब अधीर रंजन चौधरी से खुन्नस का जो खुलासा है वो इसी बात से हो गया कि जब सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति होनी थी, तब अधीर रंजन चौधरी ने नेता विपक्ष की हैसियत से देश के प्रधान न्यायाधीश के साथ अपना समर्थन जाहिर किया था और मोदी सरकार जिस व्यक्ति को सीबीआई का डायरेक्टर बनाना चाहती थी, वो नहीं बना पाई। और जब वो नहीं बना, तो हम देखते हैं कि मोदी सरकार ने विपक्ष से बदला लेने के लिए सारा का सारा दायित्व जो है किस पर डाल दिया? ईडी पर। अब ईडी जो है, कांग्रेस हो या विपक्ष के दूसरे नेता हों, उन पर हमले के लिए एक मुख्य संस्था रह गई है भारत सरकार के पास। सीबीआई का जो वो इस्तेमाल दुरुपयोग विपक्षी नेताओं के खिलाफ कर सकते थे, वो अधीर रंजन चौधरी की वजह से नहीं कर पाए और इसीलिए अधीर रंजन चौधरी की वजह से ही उनकी सारी चाल अब 15 सितंबर के बाद इससे खत्म हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेश में कहा है कि जो इस समय के ईडी प्रमुख हैं संजय मिश्रा, उन्हें हर हाल में 15 सितंबर की रात को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि अधीर रंजन चौधरी से इसीलिए गृहमंत्री की खुन्नस थी, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री की खुन्नस थी और वो उनको बार बार दुत्कार रहे थे, उनसे बदला ले रहे थे और बदला लेने की वजह मैंने आपको बताई ये है। अब अगर इनका बिल पास तो हो जाएगा क्योंकि इनका बहुमत है लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, लेकिन भारत के प्रधान न्यायाधीश की जगह अगर भारत के प्रधानमंत्री के मंत्रालय के किसी मंत्री को ये कार्रवाई सौंपी गई, तो आप समझिए वो क्या करेगा? वो तो पहले ही कहेगा मोदी जी से पहले, मैं तो आप ही का मंत्री हूँ, मेरा कुत्ता मेरे खिलाफ भाषण कैसे दे सकता है? आप समझ सकते हैं। तो एक पुरानी कहावत है कि घर का कुत्ता जो होता है वो मालिक का वफादार होना चाहिए और होता भी है। तो इसलिए भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा से जो नियुक्ति होनी है, उस अनुशंसा को करने वाली कमेटी से भारत के प्रधान न्यायाधीश को हटाकर अपने ही मंत्री को रखने की साजिश जो है ये सरकार कर रही है। लेकिन मेरा मानना है कि जब यह बिल जो है पास होने के बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर देगी और फिर पुरानी व्यवस्था बहाल करेगी। और इसीलिए आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार जितनी भी चालें चल रही हैं, वो देश के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की वजह से हर बार ये जो है मुंह की खाते हैं और इस बार लड़ाई जो है, इन्होंने अविश्वास व्यक्त किया है देश के प्रधान न्यायाधीश के पद पर और ये माना है कि वो इनकी सीमाओं में नहीं चलने वाला आदमी है। और इसीलिए सरकार की विडंबना है कि ना ये मणिपुर पर बोलती है, ना दिल्ली के पास नूह में जो दंगे है उस पर बोलती है, ना महंगाई पर बोलती है, ना बेरोजगारी पर बोलती है, ना लोगों के स्वास्थ्य पर बोलती है, किसी भी जनता के जुड़े सवाल पर ये सरकार और सरकार का प्रधानमंत्री कहीं नहीं बोलता। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जो एनालाइज किया है ये आज अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जिस तरह से दरकिनार करने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है, सर ने जैसे कहा कि जब वापस सुप्रीम कोर्ट जाएगा मामला फिर से वो चीज रद्द हो जाएगी। तो लगता है कि सीजेआई चंद्रचूड़ भी पूरे मूड बना लिया कि वो मोदी सरकार की सुनेंगे नहीं। आप लोगों को जो लगता है नीचे कमेंट कीजिएगा। और एक चीज बता दूं,
सर ने जो चश्मा लगाया है वो उनके आज आंख का एक ऑपरेशन था, तो आप लोग दुआ कीजिए कि जल्द से ठीक हो जाए, चश्मा लगाने की जरूरत ना पड़े। नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी रणदीप जी से, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।